हेलो स्टूडेंट, नए टॉपिक के साथ बात करते हैं एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक नियम दिया था गैसों के लिए, जिसे एवोगाड्रो का नियम कहा गया। इनके अनुसार समान ताप एवं दाब पर अलग अलग गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी गैस ली जाए और उसका एक निश्चित आयतन लिया जाए तो उसमें जो मोलों की संख्या होगी वो सदैव समान होगी। मान लेते हैं 1 लीटर का आयतन अगर लिया गया किसी भी गैस का, तो उसमें जो मोल होंगे उस गैस के, दूसरे गैस को भी अगर उतने ही लीटर में लिया जाए, उतने ही आयतन में लिया जाए, तो उसके भी उतने ही मोल होंगे। समान ताप एवं समान दाब, जिसे हम कह सकते हैं स्थिर ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैस, अलग अलग गैस के समान आयतन समान होना चाहिए, यानी कि V यदि समान है तो मोलों की संख्या समान होगी, यानी कि प्रोपोर्शनल होगी। किसके? मोलों की संख्या स्मॉल n के प्रोपोर्शनल होती है। ये है एवोगाड्रो का नियम। ये तब डिपेंड कर रहा है जब स्थिर ताप एवं दाब पर है। B जो आयतन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा N के। इसका मतलब हुआ ये कि अगर V में हम परिवर्तन करेंगे, V को अगर हम आयतन को बढ़ा दें तो मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, आयतन को कम करेंगे तो उसमें मोलों की संख्या कम हो जाएगी। आगे देखते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं B इक्वल K इंटू स्मॉल n। K यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं B अपान स्मॉल n इक्वल टू K। अब K यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका जो मान है वो किस पे डिपेंड करेगा? K की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? ताप और दाब पर। किस पे डिपेंड करेगी? ताप और दाब पर। अगर ताप और दाब में परिवर्तन किया जाएगा तो K की वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो V अपान n का मान सदैव एक स्थिरांक होगा, सदैव स्थिर रहेगा। उपरोक्त ऊपर दिए गए समीकरण के हिसाब से, समीकरण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो भी आयतन होगा और उसका जो मोल होगा n, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये भी कहा गया भिन्न भिन्न गैसों के लिए, यानी कि ताप और दाब को अगर हम समान रखें तो कोई भी गैस ले लें और उसका एक आयतन लें जो भी, और उसका मोल जो होगा वो निश्चित होना चाहिए। यानी कि अगर हम B1 लेंगे तो ये N1 होगा। अगर यहाँ पे हम आयतन B2 ले लेते हैं किसी भी गैस की, कोई दूसरी गैस है जिसका आयतन हमने B2 लिया, तो उसका मोल जो होगा वो N2 ही होगा। और ये जो मोल होंगे इन आयतन के सापेक्ष अगर हम करें तो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसके आयतन को अगर इस आयतन के हम बराबर करेंगे तो इसका भी मोल बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन, अगर आयतन को समान कर दिया जाए तो उनके मोल भी बराबर होंगे। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई तीसरी गैस भी है जिसका आयतन B3 है तो उसका जो मोल होगा वो N3 होगा, क्योंकि ये सदैव कांस्टेंट वैल्यू दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें, माना अलग अलग गैसें हैं तो मान लेते हैं कि सबके आयतन समान हो। B1 समान होगा B2 के, और B2 भी अगर समान है B3 के तो N1 समान होगा N2 के और N2 भी समान होगा N3 के, क्योंकि आयतन अगर समान होंगे तो मोल भी समान होने चाहिए। यही है एवोगाड्रो का नियम। अगर यहाँ पे
आयतन अलग अलग हैं तो मोल भी अलग अलग होंगे। अगर आयतन को हम समान करेंगे तो उनके मोल भी समान हो जाएंगे। नोट में लिख लेते हैं, साधारण ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अगर 1 मोल है कोई भी गैस होगी तो उसका जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होगा। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि अगर एक गैस है उसके इतने मोल में इसका आयतन कितना होगा, या ये पूछ लिया जाए कि एक नाइट्रोजन गैस है, 2 लीटर नाइट्रोजन गैस है तो उस कितने मोल होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि 1 मोल गैस का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होता है। और किसी भी गैस का जो अणुभार होगा वो 2 गुणे वाष्प घनत्व के बराबर होगा। यानी कि वाष्प घनत्व को अगर दूना कर दिया जाए तो गैस का अणुभार आपको मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।